टोंगी गांव का एक मशहूर सौदागर और मालदार आदमी था। उसने अपने रहने के लिए एक उम्दा मकान बनवाया और फिर शादी की और ऐश की ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन शादी के बाद एक ही साल में उसका कारोबार बिगड़ने लगा, उसकी आमदनी कम हो गई और गुजारा मुश्किल से होने लगा। आखिर सब सामान बेच बाच कर उसने फ़ैसला किया कि किसी दूसरे शहर में जाकर किस्मत आजमाए और खूब रुपया जमा करके घर वापस आए। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा और एक रोज़ सुबह सवेरे घर से रवाना हो गया। उसके जाने के एक माह बाद उसकी बीवी के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हुए। वो दोनों लड़के थे। माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती और खावंद का इंतज़ार करती रही। यहाँ तक के बच्चे बहुत बड़े हो गए, लेकिन उनका बाप वापस नहीं आया। आखिर एक रोज़ माँ ने दोनों बच्चों से कहा कि अब तुम सयाने हो गए हो, सफ़र के लायक हो, घर से जाओ और अपने बाप को ढूंढ कर ले आओ। उसने चंद मीठी रोटियां पका दीं ताकि सफ़र में ज़्यादा दिन चल सकें। मुमकिन है रास्ते में खाने की कोई चीज़ ना मिले। दोनों जुड़वां भाई अपने बाप की तरह सुबह सवेरे घर से चल पड़े और तेज़ धूप में दोपहर तक चलते रहे। उन्हें प्यास लगने लगी और पीने की कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। आखिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ताड़ी जमा करने वाला एक शख्स नज़र आया। उसने छोटे छोटे मटके ताड़ के दरख्तों में बांध रखे थे ताकि रस उनमें जमा होता रहे, और ख़ुद नीचे पत्तों की छाँव में बैठा था। उसने उन मुसाफिरों की बड़ी आओ भगत की और वादा किया कि मैं तुमको ताड़ का ताज़ा रस पिलाऊंगा। उसने दरख्त पर चढ़ने के लिए फंदे वाली रस्सी उठा ली और अपनी तमाम हड्डियां जिस्म से निकालकर एक चादर पर रख दीं और दरख्त पर चढ़ गया। और जब रस का मटका लेकर नीचे उतरा तो हड्डियां वापस जिस्म में रख लीं। वो जुड़वां भाई बहुत हैरान हुए और वजह दरियाफ्त की तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, ताकि अगर दरख्त पर से गिर पड़ूँ तो हड्डियाँ ना टूटें। ताड़ी पीने और अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों भाई आगे चल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने दो आदमियों को अपनी तरफ आते देखा, जिनके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। दोनों हाथ पीठ पर लगे हुए थे और चेहरों के रुख भी गुद्दी की तरफ पलटे हुए थे। दोनों भाइयों को गुमान हुआ कि शायद ये किसी हादसे का नतीजा है या बीमारी का असर है, लेकिन उन आदमियों ने बताया कि ये ख्याल गलत है। हमने एहतियात के तौर पर अपने जिस्म में ये तब्दीलियां पैदा की हैं। पाँव पीछे की तरफ इसलिए मोड़े हैं कि चलते वक्त सड़क पर पड़े हुए पत्थरों से उंगलियां ज़ख्मी ना हों। हाथ इसलिए पीठ पर चिपकाए हैं कि अगर आंधी के दबाव से हम पीछे की तरफ गिरें तो सारे जिस्म को हाथों और कोहनियों पर संभाल लें। चेहरों के रुख भी इसीलिए फेरे हैं कि अगर पुश्त की तरफ से कोई शख्स हमला करे तो हम उसे फ़ौरन देख लें। चलते चलते उन्हें झोंपड़ी के करीब एक शख्स नज़र आया जो कमान ताने बराबर तीर चला रहा था। हालांकि सामने कोई जानवर नहीं था, न परिंदा था। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि तुम किस पर तीर चला रहे हो? वो शख्स ज़ोर से अपना बाजू खुजाते हुए बोला कि इस इलाके में मच्छरों की बड़ी अफरात है। कमबख्त रात भर सोने नहीं देते, बल्कि दिन को भी काटते हैं। मैं तीरों से मार मार कर इन सब को फना कर रहा हूँ। उन्हें यकीन नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए उन्होंने राह चलते एक शख्स से राय लेनी चाहिए और उससे पूछा कि क्या कोई शख्स तीरों के ज़रिया से मच्छर हलाक कर सकता है। राह चलते शख्स ने मजबूरी ज़ाहिर की और इशारों में समझाया कि मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपना मुंह घर पर छोड़ आया हूँ। वो संदूक में बंद था और बीवी कुंजियाँ लेकर मैके चली गई थी। मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए बग़ैर मुंह के ही चल पड़ा। इसलिए जब तक मुंह मौजूद ना हो आपकी बात का जवाब किस तरह दूँ? दोनों भाइयों ने ताज्जुब का इजहार किया कि ये अजीब नगरी है। यहाँ के सभी लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जिस्म के हिस्से अलग कर सकते हैं या उनमें कोई तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इतने में उन्हें बहुत से मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सामने से गुज़रते दिखाई दिए। वो सब के सब दरिया की तरफ जा रहे थे। दोनों भाइयों का भी वही रास्ता था। दरिया के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि तमाम मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने अपनी अपनी आंखें निकालकर एक थैले में डाल दी और कपड़े उतारकर नहाने के लिए पानी में उतर गए। ये दोनों खड़े तमाशा देखते रहे। जब वो लोग नहा कर निकले तो उन्होंने अपनी अपनी आंखें ढूंढ कर अपने चेहरों पर लगा लीं और चरने लगे। ये भी अजीब बात थी। दोनों भाइयों ने जुर्रत करके उसकी वजह पूछी तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं,
لیکن رشتے مختلف ہیں، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، تو کوئی کسی کی ماں۔ نہاتے وقت ننگا ہونا پڑتا ہے تو بھلا ایسی حالت میں ہم ایک دوسرے کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت شرم کی بات ہے، لہٰذا ہم پہلے سے آنکھیں نکال کر ساحل پر ہی رکھ جاتے ہیں، نہ آنکھیں ہوں گی نہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے دونوں بھائیوں نے ایک درخت کے نیچے بستر بچھا لیا اور جو روٹی تھی کھا کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شہر قریب ہے جہاں دور دور کے سوداگر کاروبار کے لیے آتے ہیں اور خوب خرید و فروخت کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنا بستر لپیٹ کر چل پڑے اور منڈی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں سب لوگ اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ان سب کے جبڑے غائب ہیں، اس لیے بول ہی نہیں سکتے، مجبوراً اشاروں میں مطلب سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے وجہ معلوم کرنی چاہی تو ان لوگوں کے اشارے نہ سمجھ سکے۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بھاری بوجھ اٹھائے چل رہا ہے، اتنا بھاری بوجھ کہ اس کی ٹانگیں دباؤ سے مڑی جا رہی تھیں۔ یہ دونوں اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور اس کا کچھ سامان لاد کر چلنے لگے۔ جب وہ شخص دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے جیب میں سے اپنا جبڑا نکال کر منہ پر لگا لیا اور پہلی بار ان سے بات چیت کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا قانون ہے کہ کاروباری لوگ اپنے جبڑے الگ کر کے جیب میں رکھ لیا کریں تاکہ لین دین میں سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہی شخص ٹونگی یعنی ان کا باپ تھا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بہت پریشان ہے، اللہ کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو اور جس طرح بھی ہو مل جل کر اکٹھے رہو۔ ان کا باپ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اس وقت تک اس نے بہت روپیہ جمع کر لیا تھا اور سامان بھی پاس تھا جسے وہ اپنے وطن میں فروخت کر سکتا تھا۔ اس طرح دونوں بیٹے اپنے باپ کو ڈھونڈ کر گھر لے